डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे प्रेसिडेंट बन गए हैं जिन्हें किसी क्राइम के लिए कन्विक्ट किया गया हो। 26 नवंबर को इन्हें इनकी गुनाहों की सज़ा सुनाई जानी है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन जीतने के बाद इसी प्रेसिडेंट को जेल जाना पड़े? ट्रंप का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इलीगल इमिग्रेशन, लेकिन इनके प्रेसिडेंट बनने से इलीगल ही नहीं बल्कि लीगल इमिग्रेशन पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मिलियन ऑफ पीपल्स जो कि डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं H1B वीज़ा पर अमेरिका में रहते हैं, लेकिन ट्रंप के मुताबिक ये H1B वीज़ा बहुत गलत और अनफेयर है। ऑलरेडी खबरों में आ रहा है कि ये पॉलिसी मिलियंस ऑफ लोगों को अफेक्ट करेगी, लेकिन इसमें जो बड़ा फिगर निकल के आ रहा है वो 1 मिलियन से ज़ायद इंडियंस को अफेक्ट करेगी जो ग्रीन कार्ड की लाइन में लगे हुए हैं। तो हाल ही में हुई अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी ही हिस्टोरियन विक्ट्री हासिल कर ली है। ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, बल्कि इनकी रिपब्लिकन पार्टी दोनों अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में मेजोरिटी में जीतती नज़र आ रही है। कई सालों में पहली बार ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट पॉपुलर वोट भी जीत जाएंगे, वो भी अमेरिकन पब्लिक का। Breaking news, we are projecting at this hour the 47th President of the United States, Donald Trump, will be elected to return to the White House. पॉपुलर वोट शेयर में मेजोरिटी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ अमेरिकन से डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट किया कमला हैरिस को वोट करने की जगह। सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है ही ऐसा कि ऐसा कई बार होता है कि मेजोरिटी वोट किसी एक प्रेसिडेंट को मिलता है और प्रेसिडेंट कोई दूसरा कैंडिडेट बन जाता है। 2016 के इलेक्शंस में ऐसा ही कुछ हुआ था जब हिलरी क्लिंटन को ट्रंप से 28 लाख ज़्यादा वोट मिले थे। वोट शेयर परसेंटेज देखो तो हिलरी क्लिंटन का 48.2% था और डोनाल्ड ट्रंप का 46.1% था, लेकिन फिर भी जीत हुई डोनाल्ड ट्रंप की और वही प्रेसिडेंट बने थे। ऐसा कैसे हो सकता है? आइए समझते हैं दोस्तों अमेरिका का ये अजीबोगरीब सिस्टम और डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान, इंडिया, साउथ एशिया और बाकी सारी दुनिया। पाकिस्तान, इंडिया में इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं और कौन सी डेट को इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। लेकिन अमेरिका में ये प्रोसेस हर 4 साल बाद रिपीट होता है और इसकी डेट भी सेट है। हर 4 साल बाद नवंबर महीने के पहले मंगल वाले दिन को, फर्स्ट ट्यूसडे को, अमेरिकन पब्लिक अपने प्रेसिडेंट के लिए वोट करने निकलती है। लेकिन इस दिन ना सिर्फ ये अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के लिए भी वोट करते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका का लोअर हाउस है। ईमान नुमाइंदगान को अमेरिका का लोअर हाउस कहा जाता है, जो भारत के लोकसभा से बहुत मुशाबहत रिजेम्बलेंस रखता है, जबकि सेनेट अपर हाउस है जो भारत की राज्यसभा की तरह है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पर नज़र डालें तो वहाँ भी नेशनल असम्बली लोअर हाउस और सेनेट अपर हाउस मौजूद हैं। पाकिस्तान में कौमी असम्बली के मेंबरान को अवाम बराह रास्त डायरेक्टली मुंतखब करती है, जबकि सेनेट के मेंबरान को सूबाई असम्बलियों के ज़रिए मुंतखब किया जाता है। फ़र्क ये है कि भारत में लोकसभा के मेंबरान को अवाम बराह रास्त डायरेक्टली मुंतखब करती है, जबकि राज्यसभा के मेंबरान को अवाम बराह रास्त डायरेक्टली नहीं चुनती। दूसरी तरफ अमेरिका में दोनों ऐवानों यानी हाउस और सेनेट के मेंबरान को पब्लिक बराह रास्त डायरेक्टली वोट के ज़रिए मुंतखब करती है। अमेरिका के इलेक्शंस का अमल काफ़ी दिलचस्प है। हर 2 साल में सेनेट और हाउस के मेंबरान के इलेक्शन होते हैं। सेनेट के मेंबर्स, जिन्हें सेनेटर्स कहा जाता है, का ओहदा 6 साल के लिए होता है, मगर वो सारे एक साथ नहीं चुने जाते। हर 2 साल बाद सेनेट के 1/3 मेंबरान का इंतखाब होता है। इस साल 34 सेनेटर्स चुने जाने थे। लोग आम तौर पर सोचते हैं कि अमेरिकन सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए वोट डालने जाते हैं, लेकिन फैक्ट ये है वो 3 वोट देते हैं, एक प्रेसिडेंट, 2 हाउस रिप्रेजेंटेटिव और तीसरा सेनेटर के लिए। ये तीनों प्रोसेस अलग हैं। अगर हाउस की बात करें तो इसमें 435 सीटें होती हैं। हर स्टेट को इसकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें मिलती हैं। मसलन न्यूयॉर्क को 26 सीटें मिलती हैं, जबकि अलास्का और मोंटाना जैसी बड़ी रियासतों को सिर्फ 1 या 2 सीटें मिलती हैं।
क्योंकि यहाँ आबादी कम है। मोन्टाना में 11 लाख, जबकि कि न्यूयॉर्क में तकरीबन 2 करोड़ लोग रहते हैं। हाउस के चुनाव डायरेक्ट होते हैं। हर स्टेट को कई डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा जाता है और हर डिस्ट्रिक्ट के वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। उम्मीदवार लोकल लेवल पर कैंपेन करते हैं और अवामी मसाइल पर बात करते हैं। सबसे ज़्यादा वोट्स लेने वाला उम्मीदवार जीतता है और इन रिजल्ट्स का सदारती इलेक्शन पर कोई असर नहीं होता और लोग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए वोट दे सकते हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले हाउस में रिपब्लिकन्स के पास 222 और डेमोक्रेट्स के पास 213 सीटें थीं। रिपब्लिकन्स को पहले ही अक्सरियत हासिल थी, अब दोबारा वही अक्सरियत बरकरार रहती दिखाई दे रही है। सेनेट में हर स्टेट से 2 सेनेटर चुने जाते हैं, कुल 100 मेंबरान। पॉपुलेशन का यहाँ कोई अमल दखल नहीं। 2024 से पहले डेमोक्रेट्स के पास 49-51 की अक्सरियत थी, मगर इस बार ये अक्सरियत रिपब्लिकन्स को मिलती नज़र आ रही है। सेनेट में अक्सरियत का हसूल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इट फेडरल जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नामजद करने का अख्तियार रखता है। हालांकि जुडिशरी को आज़ाद होना चाहिए। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ने हालिया बरसों में अमेरिका में तनाज़ा खड़ा किया है। रिपब्लिकन्स ने अपने हमायतियों को सुप्रीम कोर्ट में बिठाया है, जिसके नतीजे में अहम फैसले हुए हैं, जिससे 2022 में ख़वातीन के अबॉर्शन के आइनी हक़ को ख़त्म करना। इस फैसले से बहुत सारी रियासतों में, बहुत सारी स्टेट्स में अबॉर्शन को गैर कानूनी करार दिया गया है। सेनेट के पास कवानीन को पास करने का अख्तियार भी है। कोई भी कानून अप्रूव करने की ज़रूरत हाउस और सेनेट दोनों से होती है। जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा के ज़रिए कानून साजी होती है और पाकिस्तान में नेशनल असम्बली और सेनेट के ज़रिए कानून साजी होती है और बिल की मंजूरी होती है। अब आते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पर, जो कंट्री के सबसे मशहूर इलेक्शन है। अमेरिकी सदर की पोजीशन मुल्क के सबसे पावरफुल पोजीशन है, जो पाकिस्तान और भारत के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से मुशाबत, लेकिन इसमें कोई थोड़ा बहुत फ़र्क भी है कि भारत में पार्लिमानी निज़ाम है जहां लोकसभा की अक्सरियत चूज़ करती है प्राइम मिनिस्टर को। टेक्निकली हम लोग पीएम फेस के लिए वोट नहीं करते। फॉर एग्जांपल इंडिया की तरफ 2004 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस जीत कर आगे आई थी। किसी को नहीं पता था, वहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। इसी तरह 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन किया तो उन्होंने अपनी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाया। लेकिन पिछले कुछ सालों से दोनों ममालिक में ये कंडीशन बदलती नज़र आ रही है और यहाँ पर लोग अपने वोट को लीडर, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट का चेहरा देखकर लोग वोट देते हैं। अमेरिका में भी लोग अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का चेहरा देखकर अपने प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। लेकिन यहाँ भी कहानी में एक ट्विस्ट है। टेक्निकली जो वोट है ये डायरेक्ट वोट नहीं है अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए, बल्कि ये वोट किया जाता है इलेक्टर्स के ज़रिए, इलेक्टर्स की एक बॉडी से जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। वो इवेंचुअली जाकर प्रेसिडेंट को चुनती है, भले ही बैलेट पेपर पर प्रेसिडेंट और इनके वाइस प्रेसिडेंट का नाम दिखता हो। और हाँ, वैसे अमेरिका में आज के दिन भी ज़्यादातर स्टेट्स में बैलेट पेपर पर ही इलेक्शंस होते हैं, लेकिन असल में लोग इन इलेक्टर्स को वोट दे रहे होते हैं जो पार्टी के वफादार होते हैं। टोटल में 538 इलेक्टर्स होते हैं पूरे अमेरिका में और हर स्टेट का एक डिफाइंड मेंबर ऑफ इलेक्टर्स होता है। कुछ स्टेट्स के पास ज़्यादा इलेक्टर्स हैं और कुछ स्टेट के पास कम इलेक्टर्स हैं। ये भी इनकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। एक्चुअली में इलेक्टर्स का नंबर होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो मेंबर्स का नंबर है प्लस स्टेट के जो सेनेटर्स का नंबर है। तो बेसिकली हाउस का नंबर प्लस इलेक्टोरल्स का नंबर हो गया। एग्जाम्पल के लिए टेक्सास की स्टेट ले लो तो टेक्सास के पास 38 हाउस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और 2 सेनेटर्स हैं, लेकिन इलेक्टर्स की तादाद यहाँ हो गई 38 + 2 = 40। तो क्योंकि ये टोटल में 538 इलेक्टर्स हैं तो किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जीतने के लिए यहाँ पर इसका हाफ पे मार्क क्रॉस करना होता है, जो कि 270 इलेक्टोरल्स वोट का मार्जिन होता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सबसे अजीब चीज़ यहाँ पर ये आती है कि एक विनर टेक्स ऑल का सिस्टम है। जिस भी स्टेट में पूरी स्टेट की बात कर दी जाती है, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे इस स्टेट के सारे इलेक्टर्स इसी कैंडिडेट के पास चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर टेक्सास की ही स्टेट ले लो, 40 इलेक्टर्स हैं। मान लो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे हैं और कमला हैरिस को 50.01 और ट्रंप 49.99% वोट मिलता है, बल्कि ही कुछ चंद वोटर्स का फ़र्क है। लेकिन 0.02% की वजह से भी टेक्सास के सारे
40 इलेक्टोरल वोट्स कमला हैरिस के पास चले जाएंगे। यही रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से कई बार यही सिचुएशंस देखने को मिलती है कि एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को पूरे कंट्री में ज़्यादा वोट शेयर मिला है लेकिन फिर भी वो इलेक्शन हार गया है क्योंकि इलेक्टोरल वोट्स दूसरे कैंडिडेट को ज़्यादा मिले हैं। अब इस पूरे सिस्टम का एक बड़ा नुकसान ये है कि कुछ स्टेट में एक पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा रेफर किया जाता है, कुछ लोगों की तरफ से 55 या 45 की रेशो से 60-40 की रेशो से कहें तो ऐसे केसेस में वो स्टेट्स को फॉर ग्रांटेड लिया जाने लगता है। 1988 के बाद कुछ भी स्टेट्स ऐसी रही जो हमेशा एक ही पार्टी को वोट करती हैं। इस नक्शे पर आप देख सकते हो जो इस स्टेट को ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट वाली स्टेट है वो ब्लू कलर से यहाँ पर आपको दिखाई गई है क्योंकि ये स्टेट जनरली ऑलमोस्ट डेमोक्रेट पार्टी के लिए वोट करती हैं। अमेरिका के बीच वाली जो स्टेट्स हैं वो रेड कलर में आपको दिखाई गई हैं क्योंकि ये यूजुअली ऑलमोस्ट रिपब्लिकन्स के लिए वोट करती हैं। 7 स्टेट्स ऐसी हैं जो 1988 के बाद जिन्होंने हमेशा डेमोक्रेट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के लिए वोट किया है और 13 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने हमेशा रिपब्लिकन्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए वोट किया है। इन सभी स्टेट को सेफ स्टेट्स कंसीडर किया जाता है। बची कुछ गिनती की स्टेट्स हैं जो एक्चुअली में कंपटीशन टफ होता है और इन स्टेट को स्विंग स्टेट्स कहा जाता है जो कि ये किसी भी डायरेक्शन में स्विंग कर सकती है, बहुत छोटे वोट मार्जिन से तख्ता पलट सकती है। 2020 के इलेक्शंस में 7 स्टेट्स ऐसी थी जहां पर विनिंग मार्जिन 3% या इससे भी कम था। इन इलेक्शन में इन स्टेट को स्विंग स्टेट कंसीडर किया गया। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना, निवाडा, क्योंकि इन इलेक्शंस का रिजल्ट इन स्विंग स्टेट पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट करता है। तो दोनों ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स अपना ज़्यादातर टाइम इन्हीं स्टेट में बिताते हैं। कैंपेनिंग के दौरान सिर्फ इन्हीं स्टेट में इनका ज़्यादातर आना जाना लगा रहता है और बाकी स्टेट्स को तो मानो ऑलमोस्ट इग्नोर ही किया जाता है। मेरी राय ये है कि ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। कायदे से देखा जाए अगर आप एक सेफ स्टेट्स में रहते हो आपके वोट की कीमत ज़्यादा नहीं है। अब किसी भी पार्टी के लिए वोट कर लो, आपकी स्टेट हमेशा अपनी पार्टी को फेवर करेगी और दूसरी तरफ कुछ चंद स्टेट्स में रहने वाले गिने चुने वोटर्स की वोट की कीमत इतनी ज़्यादा है कि इन्हीं के वोट्स से इलेक्शन का रिजल्ट तय होता है। दोस्तों ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 था। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए पार्ट 2 लेके आएंगे। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।